मैं नासिर हुसैन आप सबका JN राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग साथियों पढ़ेंगे यहां से वो रहेगा जामिया AMU BHU CHS 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो चैप्टर साइंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस दोस्तों, यह है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जामिया AMU BHU CHS का जो 9th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट साइंस का, जो आपका सिलेबस में से आता है। एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए और बेहतर ढंग से हम इसको समझते हैं और देखते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को कुछ कैसे बेहतर ढंग से हम इस चैप्टर को आपको मैं समझा पाऊं ताकि कि आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट लाइक अ मैप। जैसे कि मैं आपको पहले में बता चुका हूं कि कंटेंट किस हिसाब से आपके लिए एक बेहतर सबसे क्या है एक पावरफुल है ताकि कि आपको इस चैप्टर को बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट में पढ़ना क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। इन सारे वर्ड्स को, इनके डेफिनेशंस को देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद ताकि कि हम इसको पढ़ने के बाद तभी हमें बाकी की चीजें और एक बेहतर ढंग से समझ में आएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर है वो है डिफोरेस्टेशन क्या होते हैं। उसके बाद डिफोरेस्टेशन में देखेंगे कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। आखिर डिफोरेस्टेशन होने का वजह क्या है। इसके दो वजह हो सकते हैं, एक नेचुरल तरीका हो सकता है, एक कुदरती तौर पर हो जाता है, और दूसरा हो सकता है कि ह्यूमन मैन मेड, मतलब कि इंसानों के द्वारा डिफोरेस्टेशन भी होता है। उसके रीजंस, उसके कारण को हम लोग समझेंगे। सेकेंड वन इज दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। इनके एक लगातार कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, डिफोरेस्टेशन क्यों होते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे वो है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग किस हिसाब से इस चैप्टर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर पे हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज में कि सबसे पहले हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को, मोस्टली हम लोग एनिमल्स को किस हिसाब से बचाते हैं। पहला है बायोस्फीयर रिसोर्स रिजर्व्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। सेकेंड वन में है दोस्तों वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसको समझेंगे। थर्ड वन इज दैट नेशनल पार्क, कि नेशनल पार्क क्या होता है उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, इनको कैसे कंजर्व, मतलब कैसे इसको कंजर्व मतलब बचाया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। सिक्स नंबर पे है एंडेमिक स्पेसीज एंड रेड डेटा बुक एंड माइग्रेशन। इन अलग अलग चीज है यहाँ पर, एक एंडेमिक स्पेसीज, रेड डेटा बुक 2, तीसरा है माइग्रेशन। इन सारे वर्ड्स को एक बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सिर्फ आपका अभी काम नहीं आने वाला, जब आप आगे के क्लासेस पढ़ेंगे तो भी यहाँ पर ये सब चीजें एक आपका काम आने वाला है। सिर्फ इस हिसाब से ये मत पढ़े कि हमें बस पढ़ करके एग्जाम पास करना है। आप बिल्कुल इसे एक अपनी जिम्मेदारी के को समझकर पढ़े ताकि कि ये और भी आगे आपका काम आने वाला है। ओके, 6 नंबर पे। 7वां नंबर पर रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स। कई ऐसे सारे टर्म्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लिखना के कंटेंट में अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम लोग समझेंगे और समझना बहुत जरूरी है ताकि कि आपका एग्जाम में क्या एक वेल परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि इंट्रोडक्शन में यही होता है कि परिचय का मतलब हो जाता है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला बेसिकली है क्या। इस चैप्टर में वी शैल स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी कंजर्व्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों मोस्टली जो पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस हिसाब से बचाया जा सकता है अलग अलग मेथड्स को यूज करके।
आ रही ना बात समझ में, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला एनिमल्स को बचाने का है ना दो तरीका हो सकता है, सॉरी इस चैप्टर में दोस्तों जो मैंने क्या बोला एनिमल्स और प्लांट्स को, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स को हम कैसे बचाया जा सकता है, प्लांट्स से क्या होते हैं जंगल फॉरेस्ट बनता है, तो फॉरेस्ट को हम कैसे बचाया जा सकते हैं, जब हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तभी उसमें रहने वाले जो बायोडाइवर्सिटीज हैं, जो उसमें एनिमल्स हैं, तभी वो क्या होगा बच पाएगा। सो प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे प्लांट्स को हम लोग बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, कि किस हिसाब से हम लोग प्लांट्स को यूज तो कर लेते हैं, उसको जंगलों को कटाई तो की जाती है, लेकिन फिर से प्लांट्स को रिफॉरेस्टेशन करना फिर या फिर अफॉरेस्टेशन करना बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग किस हिसाब से पढ़ेंगे कि देखेंगे कि प्लांट्स को कैसे बचाया जा सकता है। प्लांट्स को बचाने के मतलब कि हम जंगल को कैसे बचाएंगे उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल्स को, एनिमल्स को हम लोग सॉरी कि यहां पर एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है। अभी मैंने आपको यहां पे मैंने बोला प्रोटेक्टेड एरियाज, तो बायो स्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इस तरह के इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के जो सरकारें हैं शुरुआत से ही बहुत सारे ऐसे मेथड्स लाए हैं जिसके वजह से जो जंगल में रहने वाले जो जानवर है उसको बचाया जा सके, राइट। इस कई सारे यहाँ पर मेथड्स है जो कि यूज किया गया है बचाने के लिए, हम लोग भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मैंने आपको समझाने की मैंने ये कोशिश की है इंट्रोडक्शन में कि हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग मेथड को यूज करके कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सकता है। हम लोग प्लांट्स को बचाया जा सकता है कि अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करके वैसे हम बचाया जा सकता है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि ये पहली बात तो ये है कि प्लांट्स कैसे खत्म हो रहे हैं। प्लांट्स जो पेड़ खत्म होने का मतलब जंगल खत्म हो जा रहा है, तो कुल मिलाकर डिफॉरेस्टेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, ये रही बात समझ में। और एनिमल्स को भी बचाने के लिए क्या क्या जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारे देश की जो सरकार है, राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करके एनिमल्स को बचाया जा रहा है, हम इसको समझेंगे। उसके बाद इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कुल मिलाकर के बायोडाइवर्सिटी आप समझ सकते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक साथ में रह रहा होता है और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, उन्हीं को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, किसके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो दूसरा होता है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ। देखिए कई सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, तो उसी वर्ड्स पे ही हम लोग डेफिनेशन के छुपा होता है। सबसे पहले हम उस वर्ड्स का मतलब जब बेहतर ढंग से हम समझ लेंगे तो उसका जो डेफिनेशन होगा समझना हमें बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी, बायो है ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और सेकंड में डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। कुल मिलाकर के अगर इन दोनों वर्ड्स को हम देखें तो मतलब होता है कई सारे, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वैरायटी को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए अब हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन को। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे अब इसको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। Biodiversity means the variety of plants and animals that live in a particular region and interacting with one another. So यहाँ पर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है, वैरायटी होता है, जब एक साथ में रहता हो एक पार्टिकुलर जगह पर और वो एक दूसरे पर क्या इंटरेक्ट होता है, कहीं न कहीं वो एक दूसरे पर ही निर्भर होता है, डिपेंडेंट करता है। क्या बिना फॉरेस्ट के, क्या बिना जंगल के एनिमल्स का एग्जिस्टेंस करना क्या पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अरे ना बात समझ में। सो ये क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप में क्या होते हैं, इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है।
आ रही बात समझ में? और आगे देखते हैं। रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ। कहता है हमारे पृथ्वी में या फिर हमारी जमीन के ऊपर जहां पर सबसे ज्यादा, क्या तो रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसी जगह पर जहां पर बारिशें ज्यादा हो, तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब पेड़ प्लांट्स भी ज्यादा होंगे और साथ में जानवर मतलब एनिमल्स भी, अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होंगे ज्यादा इन सारे इकोसिस्टम में। आ रही बात समझ में? ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी अगर हम एक वर्ड्स में समझने की दोस्तों कोशिश करें, जैसे कि मैंने बताया, ये दूसरा डेफिनेशन समझ लीजिए, है ना। एक मेन डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। और अगर हम लोग शॉर्ट में अगर बोले बायोडाइवर्सिटी का बताना है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वैरायटी को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। कहता है एक एरिया में जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहता हो एंड देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कहता है उस इन्वायरमेंट का जो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनके साथ क्या इंटरेक्ट होता है। हमारा भी एक इकोसिस्टम है, क्या है, जहां हम इंसान रह रहे होते हैं, ये भी एक तरह से इंसानों के लिए क्या है, यहाँ पर इकोसिस्टम, ये हमारे लिए सही है। हम नॉन कंपोनेंट्स बहुत सारी चीजें जैसे हमारे पास मार्कर है, गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब क्या, ये सारे के सारे हम इंटरेक्ट करते हैं एक चीजों के लिए। इंटरेक्ट करने का मतलब हो जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो रहने की एक जगह हो जाती है जहां पर हम आसानी से कंफर्टेबल के साथ रह रहे हैं। जैसे एनिमल्स के लिए जंगल उसका एक इकोसिस्टम है, वहां पर उसको एक बेहतर सुकून मिलता है, वहां पे अपने आप को एक सेफ महसूस करता है। उसी तरीका से इंसान, हम अपने एक कॉलोनी में रहते हैं जहां पर इंसान के अपने आप में एक सिक्योर महसूस करता है। इंसान की सारी जरूरतें की चीजें यहां पर मौजूद है, ना कि जंगलों पर। जैसे इन सारे इंसानों जैसे हम लोग है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी सारी जरूरतें हम आसान तरीके से हम कहा कॉलोनियों में इंसानों के साथ हम एक साथ रह सकते हैं। हमारे लिए क्या जंगलों में कंफर्टेबल नहीं हो सकता, उसीलिए एनिमल्स के लिए वही सबसे अच्छा घर होता है। उनका सारी जरूरत की चीजें उसको एनिमल्स को कहा फॉरेस्ट में मिल जाता है। तो अगर उन एनिमल्स को अगर हम अपने बीच लेकर के आ जाएंगे तो वो उसके लिए क्या सूटेबल नहीं होगा, ना ही तो उसके लिए सूटेबल होगा, ना ही तो हमारे लिए सूटेबल हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ओके, सच एज वेदर, अर्थ, सन, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। उनके लिए वेदर एक मौसम अच्छा चाहिए, अर्थ, सन, सॉइल। तो इन सारी चीजों की जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जहां पर रहता है उनके नॉन कंपोनेंट्स, जैसे कि वेदर के नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए मौसम अच्छा है। अर्थ के जमीन की बात कर रहा है, सूरज की रोशनी हर एक को पसंद है। तो इन सारी चीजों के अट्रैक्ट होता है। जैसे ये हमारे लिए, जब हम इंसान जब अपने कॉलोनी में रहते हैं तो हमारे लिए ये भी एक इकोसिस्टम है। उसी हिसाब से जो जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट ही उसका इकोसिस्टम है। इतना समझ लीजिए। ओके, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है घर, रहने की जगह। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉलोनी में हमारे घर बना के हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स हो, टावर्स हो, गांव हो, शहर हो, तो इस तरह के जो घरें होती हैं ना, ये हैबिटेट्स, ये ह्यूमन हैबिटेट्स है, इंसानों का घर है। उसी तरीका से जंगल में भी एनिमल्स का अपना घर होता है, अपना एक रहने की जगह होती है। आई होप आपको इकोसिस्टम मैंने बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे ढंग से कि और हम इन सब आगे क्या क्या देखने वाले हैं। आगे के पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब हम लोग यहां से देखते हैं नेक्स्ट, वो है डिफॉरेस्टेशन, वो है थर्ड पॉइंट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जरा यहाँ इधर समझिए। जैसे कि मैंने ये बनाया है अपना प्यारा, क्या है, ये है अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का ये क्या है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल है, जहां पर क्या इंसान, बाकी जो पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, इंसान, हम सब इसी के ऊपर में रहते हैं। आ रही ना बात समझ में? देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, उसके अलग अलग पर्पस है, उनका अलग अलग पर्पस से उसको यूज किया जाता है। अभी हम लोग आगे इसको बेहतर ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफॉरेस्टेशन होने के दो मेन कारण है।
मेन दो कारण है। पहला ऐसा है कि ये ह्यूमन बींग्स कौन है, ये हम इंसान क्या करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं। आ रही बात समझ में? पेड़ों को काटने का कुछ जो जरूरी है, पहला है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी से हम लोग दोस्तों यहां से इस्तेमाल करते हैं घरों में फर्नीचर्स के लिए या फिर कहीं फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सारे की चीजें कहां से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फॉरेस्ट से, जंगलों से। तो जंगलों को जो काटना या फिर क्लियर करना, वो इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। कुछ है यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जंगलों को क्लियर कर कर वहां पर खेती की जाती है, जैसे कि क्रॉप्स के लिए है, वेजिटेबल्स के लिए है, फ्रूट्स के लिए है। अलग अलग जो यूज हैं अपने जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। एक हो चुकी। दूसरा रीजन है वो है नेचुरल कॉजेस, प्राकृतिक कारण या फिर यहाँ पर नेचुरल कॉजेस होते हैं जो कि फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये जैसे कि फ्लड है, ड्राफ्ट है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। अगर आ जाए, बाढ़ अगर जिस रास्ते से अगर फ्लो करे, अगर वो किसी जंगल से होकर अगर गुजरे, तो वो उसके सामने में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल तरीका से वो तबाह हो जाता है अगर पानी का फ्लो बहुत तेज हुआ तो। आ रही ना बात समझ में? पहला जो कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन का, वो इंसान खुद होता है, और दूसरा क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। फ्लड, ड्राफ्ट का मतलब होता है अकाल पड़ जाना। अगर किसी जगह पे अगर अब बाढ़ की वजह से अगर पूरा तहस नहस हो जाए, वो जंगल पेड़ पौधे अगर टूट जाए, या फिर दूसरी बात अकाल आने का या फिर ड्राफ्ट का दूसरा रीजन ये है, अगर उस जगह अगर बहुत लंबे समय तक अगर बारिश ना हो तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जिसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होने के रीजंस होते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे इतना ही बताना चाहता हूं कि डिफॉरेस्टेशन होने के लिए दोस्तों कितने दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला ह्यूमन बीइंग, इंसान खुद है। दूसरा नेचुरल कॉजेस है। अब हम लोग वन बाय वन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, आगे देख लेते हैं। अभी मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से मैंने एक बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की कि डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं और उनके पीछे के जो कॉजेस हैं, रीजंस हैं, क्या क्या है, मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की। अब हम लोग बिल्कुल अब यहाँ से क्या देखेंगे कि डेफिनेशंस देखने की कोशिश करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होते क्या है और इनके कॉजेस क्या क्या हैं, और साथ में कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहले हम लोग यहाँ दोस्तों देखेंगे व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कि अभी तो मैंने बता दिया, बट आपको एक लिखा हुआ एक रिटर्न में चाहिए ताकि कि आपको समझने में मदद मिल सके। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। कहता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो जंगल है ना, फॉरेस्ट, इसको क्लियर करना, उसको साफ क्लीन कर देना, ताकि कि उसको क्या अलग अलग पर्पस से यूज कर सके। उसका पर्पस रहेगा कि अलग अलग ढंग से या फिर अलग अलग चीजों के लिए उस जमीन को जिसमें से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है, ताकि कि उस जमीन को वहां से इस्तेमाल कर सके अलग अलग यूज के लिए। नेक्स्ट, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर पर्पसेस लाइक, कि उस पेड़, उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनको काटने के लिए वो उसको काट लेते हैं। उसको काटने का अलग अलग पर्पस होता है, जैसे कि पहला है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ताकि कि उस जमीन को खरीदा जाता है, ताकि कि उसमें कल्टीवेशन की जाए, ताकि कि उसमें कोई भी खेती कर सके या फिर अलग अलग अपने जरूरत के हिसाब से उस जमीन को यूज कर सके। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं और साथ में उनको यूज करते हैं फैक्ट्रीज के लिए। आप जैसे कि जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है और लोगों की डिमांड्स भी बढ़ते जा रहा है। जब पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रहा होता है तो लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए, और आप जानते ही हैं कि एकदम इंडस्ट्रीज बहुत सारे होते हैं, तो उन जमीनों में भी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए जमीन चाहिए। वो जमीन लाएगा कहाँ? ऐसे ही जंगलों को या फिर फॉरेस्ट को कट करके वहां पर
फैक्ट्रीज हो या फिर बिल्डिंग को एस्टेब्लिश की जाती है। थर्ड पॉइंट इज दैट मेकिंग फर्नीचर, और उन्हीं जंगलों में से जो लकड़ियों को, जो वुड्स को जो काट कर लाते हैं, जो घरों में जो हम लोग अपने अपने घरों में जो फर्नीचर्स देखते हैं उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इवन कि जो फर्नीचर्स बनते हैं वो लकड़ियों का ही बनता है, और लकड़ियां कहाँ, फॉरेस्ट से आते हैं। फोर्थ है यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, और लकड़ियों को जो वुड्स होते हैं उनको एज अ फ्यूल के तरह भी यूज किया जाता है। और फ्यूल्स के लिए जब यूज किया जाता है लकड़ियों को, तो लकड़ियां या फिर वुड्स कहां से मिलेंगे, फॉरेस्ट से मिलेंगे। इसी हिसाब से जंगलों का कट डाउन किया जाता है ताकि उसमें हमें क्या मिल सके, फ्यूल मिल सके। ये सब के सब क्या एक डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा एक डेफिनेशन है। अब सेकेंड पॉइंट जरा एक पॉइंट अलग से देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन का। सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्राफ्ट्स। कहता है कुछ जो है वो कुदरती या फिर नेचुरल रीजंस होता है डिफॉरेस्टेशन होने का, जैसे कि जंगलों में आग लग जाना। आपने कभी या न्यूज में कभी देखा होगा कि किसी जंगल में अचानक से आग लग गई, तो उस जंगल में जब भी आग लगेगी तो वहां क्या, वहां के पेड़ वगैरह जल जाएंगे। जब पेड़ जल जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, हिसाब से डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना या फिर अकाल आ जाना। जब कहीं पर भी बाढ़ हो या फिर बारिश ही ना हो तो ऐसे जंगल क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं, जिनके वजह से वहां पर अकाल आ जाता है। सारे फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, अपने आप क्लीन हो जाता है। यह फिर क्या होता है, कुछ नेचुरल रीजंस भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन होने के। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, वो रहेगा कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आखिर डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या है, इनके पीछे के कुछ रीजंस को समझते हैं। पहला हम लोग समझेंगे मैन मेड कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। किसको, इंसान। जैसे कि मैंने एक डायग्राम के मदद से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की थी, तो वही चीज है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं के इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर हम कहीं ना कहीं के जिम्मेदार होते हैं डिफॉरेस्टेशन होने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर फेलिंग ट्रीज फॉर। इंसान है या फिर मानव है, पेड़ को काटते हैं कुछ जरूरत को पूरा करने के लिए ही, जैसे कि गेटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ताकि यहाँ पर जो जंगलों को क्लीन किया जाता है ताकि कि उसमें क्या कर सके, खेती कर सके। नेक्स्ट ऑन ऑफ क्रॉप्स, ताकि उसमें अनाज उगा सके। वेजिटेबल्स, उसमें सब्जियां वगैरह भी उगा सके। एंड फ्रूट्स, उसमें क्या, फल भी उगा सके। तो इसका मतलब यहां हो गया कि मेन जो फॉरेस्ट को जो कट किया जाता है वो है कल्टीवेशन के लिए, ताकि उसमें अलग अलग तरह के जो फसल है वहां पर उगा सके। नेक्स्ट है क्लीनिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड रोड्स। और जंगलों को इसलिए काटा जाता है, क्लियर किया जाता है उस जमीन को, ताकि उसमें बिल्डिंग्स, घर, फैक्ट्रीज और रोड्स को बना सके। नेक्स्ट है क्लियरिंग द लैंड फॉर माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है जो जमीन को खोद करके जो मिनरल्स निकाला जाता है या फिर फॉसिल फ्यूल्स निकाला जाता है, उन्हीं को बोलते हैं माइनिंग। ताकि कि जंगलों को क्लियर इसलिए किया जाता है ताकि कि वहां पर आसानी से माइनिंग कर सके। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर एंड फॉर फ्यूल। तो लकड़ियों या फिर जंगल को इसलिए क्लीन किया जाता है, लकड़ियों को या फिर पेड़ों को काटा जाता है ताकि कि उनसे क्या मिल सके, लकड़ियां मिल सके। घरों में फर्नीचर बनाने के लिए जो पेपर हम लोग जिसपे आप नोट डाउन फिलहाल कर रहे हैं, तो इसको भी बनाने के लिए इसके पेड़ से ही बनते हैं। ट्रीज या फिर प्लांट्स से ही ये पेपर तैयार होते हैं। और साथ में इसको कहीं ना कहीं का फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वो है नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान ही डिफॉरेस्टेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं न कहीं डिफॉरेस्टेशन नेचुरल तरीके से भी होता है। याद रखना, डिफॉरेस्टेशन को होने के जो कॉजेस है, कारण वो दो है, एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरा क्या है, नेचुरल होता है, नेचुरल ही हो जाता है कभी कभी। ओके, सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर। क्या
जो नेचुरल तरीका है, जो कुदरती तौर पर अपनी आप डिफोरेस्टेशन हो जाता है, उसमें है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। नेक्स्ट है सीवियर ड्राफ्ट, बहुत ही ज्यादा अकाल आ जाना। जब या फिर अकाल दो हिसाब से आता है, या तो फिर एक बाढ़ की आने से पूरा क्लीन हो जाता है, तबाह तोड़ अब मोड़ देते हैं सारे पेड़्स को, एकदम बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है जब बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, या फिर लैंडस्लाइड हो, या फिर यहां पर बारिश कम हो जिसके वजह से पेड़ सूख जाते हैं। ये नेचुरल तरीका है, मतलब नेचुरल रिस्पॉन्सिबल है जो कि डिफोरेस्टेशन होने के लिए। फ्लड्स, बाढ़, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, पेस्ट एंड वायरल फंगल डिसीज, इसका मतलब कि पेड़ों में भी कई तरह के जो बीमारियां होती है उनसे भी डिफोरेस्टेशन होते हैं। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट नेचुरल कॉजेस में, इसमें कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन हमने देख लिए। अब हम लोग इसको समझते हैं, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसका मतलब कि डिफोरेस्टेशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, यहां पर हम लोग समझते हैं। वो है इंक्रीज in the level of carbon dioxide in the atmosphere which leads to the global warming। जो इनके जो पीछे का जो रीजंस है, अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए तो उसके बाद का जो रिजल्ट होता है उन्हीं को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। आई बात समझ में ना। अब यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि अगर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल अगर बढ़ जाए तो किसके रीजंस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस होते हैं। आगे है यह लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स, और इनके भी रीजंस ये हैं, अगर डिफोरेस्टेशन अगर हो जाए, अगर पेड़ ही ना रहे तो वाटर टेबल जो होता है हमारे जमीन के नीचे वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डाउन होने लग जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल एंड टेम्परेचर। अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए, अगर पेड़ ही ना रहे तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब गर्मियां ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो अगर पेड़ ना रहे, डिफोरेस्टेशन अगर हो जाए तो जमीनों की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और साथ में अमाउंट ऑफ रेनफॉल का मतलब जो बारिश होती है तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स, और अगर पेड़ ना रहे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे बिल्कुल चेंजेस आ जाएंगे। जब चेंजेस आ जाएंगे तो ड्राफ्ट्स का मतलब होता है अकाल आ जाता है। अकाल जो होता है ड्राफ्ट्स, या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर बारिश ही टाइम पर ना हो जिसके वजह से पेड़ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स, बाढ़ की वजह से भी डिफोरेस्टेशन होते हैं। बाढ़ अगर आ जाए तो वहां जिस तरफ से पानी बहुत ही ज्यादा अगर स्पीड से अगर पानी फ्लो करे तो आने वाले रास्ते में जितने पेड़ पौधे या फिर उसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें एनिमल्स मर जाते हैं और बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, जिनके वजह से डिफोरेस्टेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट है वो है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट्स। आई बात समझ में। यहां मतलब ये होता है जो कि उपजाऊ जमीन है, ऐसी सॉइल जहां पर उपजाऊ खेती होती है, अगर बाढ़ या फिर डिफोरेस्टेशन होने की वजह से वो खेत क्या हो जाती है, बिल्कुल रेगिस्तान डेजर्ट में बदल जाता है। ये किसके कारण है, डिफोरेस्टेशन के कारण है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ों को कम से कम काटे, या फिर जितने हम पेड़ काटते हैं उतने ही पेड़ लगाए, ताकि कि हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या सुरक्षित रहे, हमारे इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। सो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर मैंने डिफोरेस्टेशन के बारे में समझाया, और सब भी चीजें मैंने बता दी। सो गाइस, अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।